सुप्रभात बच्चों, मैं सुमन आपकी हिंदी की टीचर आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ पाठ 5 के साथ। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ नंबर 5 करेंगे, जिसका नाम है मिठाई वाला। मिठाई वाला हमारा जो चैप्टर है, इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। इन्होंने इस पाठ में मिठाई वाले के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने का प्रयास किया है जो असमय ही अपने बच्चों और पत्नी को खो चुका था। अपने परिवार को खोने के दुख को भूलकर, उसको भुलाना चाहता था वो। असमय ही वो अपने परिवार से अलग हो गया था। उसके बीवी बच्चे असमय ही चले गए थे उसे छोड़कर। वो उन्हें खो चुका था। अपने परिवार को खोने के दुख को भुलाकर जीवन में आशा का संचार करने के लिए वह कभी मिठाई वाला बनता, कभी बांसुरी वाला, मुरली वाला, कभी खिलौने वाला बनकर गली मोहल्ले के बच्चों के बीच में वो आता रहता था। बच्चों के प्रति उसका विशेष लगाव झलकता था। उसे उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक दिखती थी कि वो उसके ही बच्चे हों जैसे। ठीक है, वो उन और बच्चों में अपने बच्चों का एहसास लेता था जैसे वो अपने ही बच्चों के बीच में हो। वो अपने समय का, अपने नगर का बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था। वह बताता है कि मेरी भी एक पत्नी व 2 बच्चे थे जो मेरे लिए सोने का संसार थे। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर स्त्री थी। मेरे ऐसे सुंदर बच्चे थे जैसे कि सोने के सजीव खिलौने हों। इससे हमें प्रतीत होता है कि उसे अपने बच्चे बहुत ही प्यारे लगते थे। लेकिन मेरा अभी संसार में कोई नहीं है। अब मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। मिठाई वाले ने बताया कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मैं पैसों के लिए ये सब सामान इन बच्चों के बीच में बेचने नहीं आता हूँ। मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं तो बस अपने मन को बहलाने के लिए इन बच्चों के बीच में कभी मिठाई वाला, कभी मुरली वाला और कभी खेल खिलौने वाला, कभी गुब्बारे वाला बनकर इन बच्चों के बीच में आता रहता हूँ। वो उन बच्चों को सभी चीजें बहुत ही कम दामों में देकर जाता था। क्यों देकर जाता था? क्योंकि वो सिर्फ पैसों के लिए ही वहां नहीं आता था। वो अपने मन को, अपने समय को व्यतीत करने के लिए, कि वो अपने दुख को भुला सके। अपने बीवी बच्चों को वो असमय खो चुका था, उस दुख को भुलाने के लिए उन बच्चों के बीच में वो बार बार आता रहता था अपने रूप बदलकर। बच्चे खिलौने देखकर बहुत ही खुश हो उठते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा के अनुसार उन्हें जो भी कुछ वो मांगते वो सब देता रहता था। सॉरी बच्चों। खिलौने लेकर बच्चे उछलते कूदते अपने घर चले जाते। खिलौने वाला फिर से उसी प्रकार गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला आ गया है, ले जाओ आप लोग खिलौने। गली इसके बाद सागर की हिलोर की भांति वह मादक गान में यह सब गाता हुआ, लहराता हुआ आगे बढ़ जाता। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम इसके कुछ कठिन शब्द देखते हैं। विचित्र, विचित्र का अर्थ होता है अजीब, अस्थिर, जो एक स्थान पर न रुक सके, अंतर्व्यापी, बीच में, सबके बीच में। उस्ताद, माहिर, मृदुल, मधुर, लहर, हिलोरें, हर्जा, हानि, अप्रतिभ, उदास, दस्तूर, नियम, क्षीण, धीमा।
चेष्टा, कोशिश, जायकेदार, मजेदार, वृद्धा, बुढ़िया। इसके बाद बच्चों हम कुछ इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पाठ के लेखक का नाम क्या है। इस पाठ को लिखने वाले कौन हैं? किसके द्वारा रचित है ये पाठ? ये है भगवती प्रसाद वाजपेयी के द्वारा। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने इसमें एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में बताया है जो अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत ही हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन अचानक ही उसके असमय ही वो अपने बीवी बच्चों को खो चुका होता है और बच्चों में अपना समय व्यतीत करने के लिए, अपना दुख भुलाने के लिए और बच्चों के साथ वो अपना समय बिताता है। उनके बीच में अलग अलग रूप धारण करके वो पहुंचता रहता है। ये सब भगवती प्रसाद वाजपेयी ने इसके बारे में बताया है। इसका हमारा जो पहला प्रश्न है वो बच्चों है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? हमारे जो अभ्यास है इस अध्याय के पीछे, उसका भी पहला प्रश्न यही है। मिठाई वाला किसी हादसे में अपने बीवी बच्चों को खो चुका था। इसका उत्तर ये होगा, मिठाई वाला किसी हादसे में अचानक अपने बीवी बच्चों को खो चुका था। बच्चों के प्रति उसका विशेष लगाव झलकता था। जब भी बच्चे अपनी मधुर आवाज़ में उससे चीज़ें मांगते तो उसे ऐसा लगता कि मानो वह अपने ही बच्चों को चीज़ें दे रहा हो। वह कई महीनों के बाद आता था, क्योंकि वह सिर्फ पैसों के लालच में आकर ही अपना सामान नहीं बेचता था, बल्कि अपने निराशा भरे जीवन में आशा का संचार करने के लिए ही आता था। ठीक है बच्चों, क्या बताया है इसमें बताया है कि वो अलग अलग चीजें क्यों बेचता था। वो अपने मन को बहलाने के लिए, उन बच्चों की खुशी में उसे ऐसा उन बच्चों की खुशी में, उन बच्चों के रूप में वो अपने बच्चों को तलाशता था, और जब उसको वो बच्चे खुश दिखते थे तो वो भी खुश होता था। अपने दुख को वो कुछ समय के लिए भूल जाता था उन बच्चों के बीच में जाकर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है बच्चों, मिठाई वाले में वे कौन कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। इसमें पूछा है कि मिठाई वाले में ऐसे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो उसके पास आते ही थे, बड़े बूढ़े भी उसकी ओर क्यों खींचे चले जाते थे। मिठाई वाला इतनी मधुर व प्यार भरी आवाज से गा गा कर बच्चों को बुलाता था कि छोटे बड़े सभी उसके मीठे स्वर से प्रभावित होकर मुग्ध हो उठते थे। उसे अपने व्यवसाय में पैसों का कोई लालच नहीं था। वो पैसे कमाने के लिए अपने सब वस्तुएं नहीं बेचता था, अपितु वह तो बच्चों की मनपसंद चीज़ें, जिन चीज़ों को देखकर बच्चे खुश होते हैं, वो ऐसा सामान लेकर बच्चों के बीच में महीनों महीनों बर्बाद आता रहता था। इसी कारण से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। ठीक है, हमारा जो इसका तीसरा प्रश्न है वो है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता था। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। जब विजय बाबू ने मुरली वाले से मुरली का दाम पूछा तो विजय बाबू ने मुरली वाले से मुरली का दाम पूछा तो मुरली वाले ने कहा कि वैसे तो 3-3 पैसे की बेचता हूँ, लेकिन आपको 2 पैसे में दूंगा। इस पर वे दोनों अपने अपने तर्क देने लगे। अब उनके तर्क देखिए, विजय बाबू ने क्या तर्क दिया। विजय बाबू ने कहा, देते तो सबको आप इसी दाम में हो, लेकिन एहसान मेरे ऊपर लाद रहे हो। इसका अभिप्राय क्या है, विजय बाबू को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ कि मुरली वाला पैसों के लालच में यहाँ आकर वस्तुएं, सब खिलौने, सब चीज़ें बेचता है। जिस रेट में, जिस दाम में औरों को सब चीज़ें देता है, उसी दाम में मुझे दे रहा है, और झूठ बोल रहा है कि औरों को मैं 3-3 पैसे की देता हूँ और आपको मैं 2 पैसे की दे रहा हूँ।
इसके बाद है मुरली वाले का तर्क। ये इसी प्रश्न के उत्तर में है कि दोनों ने अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश किए। मुरली वाले ने कहा, ग्राहकों को असली लागत का पता नहीं है। ग्राहकों की तो आदत होती है कि दुकानदार चाहे हानि में वस्तु बेचे, पर ग्राहक को यही लगता है कि उसने उसे तो लूट लिया, वह उसे लूट रहा है। ग्राहक चाहे कोई भी हो, उसकी आदत होती है, उसे ऐसा लगता है कि सामने वाला उसको बहुत ज़्यादा ऊंची कीमत में, महंगे दामों पर वो वस्तु दे रहा है, उन्हें ऐसा ही लगता है। और बेचने वाले को ऐसा लगता है कि मेरी चीज़ बहुत कम दाम में जा रही है, कि मुझे इसके और भी ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए थे। इसका अगला प्रश्न है बच्चों, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। खिलौने वाले के आने पर उसके प्रेममय स्वर को सुनकर बच्चे पुलकित हो उठते थे। क्या प्रतिक्रिया होती थी बच्चों की? खिलौने वाले को, जैसे हम छोटे बच्चे गुब्बारे वाले की दूर से ही आवाज़ सुनकर भागने लगते हैं, जो भी उनको घर में दिखता है, दादी दादा या जो भी ऐसा लगता है कि ये आपको गुब्बारा दिलवा देगा, उसी की तरफ वो दौड़ते हैं और गुब्बारा लेने की बात करते हैं कि मुझे गुब्बारा चाहिए। तो इसी प्रकार खिलौने वाले की दूर से ही आवाज़ सुनकर, उसके प्रेम में स्वर को सुनकर बच्चे बहुत खुश हो उठते थे। वे उत्साहित होकर अपने खेल कूद भूल कर, वो बच्चे चाहे कुछ भी कर रहे हो, किसी भी खेल में व्यस्त क्यों न हो, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनकर सारे बच्चे उसे घेर लेते थे, उसके चारों तरफ खड़े होते थे, बीच में मुरली वाला, चारों तरफ उसके बच्चे। गलियों और बगीचों में खेलने वाले सारे बच्चे उसको घेर लेते थे। खिलौने वाला वहीं अपनी पेटी खोलकर बच्चों को खिलौने दिखाने लगता था। वो तभी उन सबके बीच में अपनी पेटी को रख देता था, खिलौने की पेटी को तभी उनके बीच में रख देता था बच्चों को। बच्चों ने जो जो खिलौना लेना होता था वो अपनी पसंद से उसमें से ले लेते थे। अपना अगला प्रश्न है बेटा, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। मुरली वाले की आवाज़ सुनकर, इसका उत्तर है मुरली वाले की आवाज़ सुनकर रोहिणी को खिलौने वाले की याद हो आई, क्योंकि वह भी मुरली वाले की तरह ही गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी को इस बात का नहीं पता था कि ये वही है जो मुरली बेचता था, वही अब खिलौने बेचने आया है। क्योंकि इसमें बताया है ना कि वो मिठाई वाला अपने अलग अलग रूप बदलकर बच्चों के बीच में आता रहता था। कभी वह मुरली वाला बनकर आता था, कभी वह खिलौने वाला बनकर, और कभी मिठाई वाला। जो जो चीज़ें बच्चों की पसंद की होती थी वो लेकर बीच बीच में महीने भर बाद आता रहता था। तो इसीलिए रोहिणी को मुरली वाले की आवाज़ सुनकर खिलौने वाले की याद हो आई, क्योंकि वह भी मुरली वाले की ही तरह गा रहा था। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना तो सुनते ही एकदम से उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसे नहीं पता था इस बात का कि ये वही है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का, कौन से व्यवसायों को? कभी वो मिठाई बेचने आता, कभी खिलौने बेचने आता और कभी मुरली बेचने आता। इन सब को अपनाने का कारण बताते हुए कहा कि जब बच्चे अपनी मधुर आवाज़ में उससे चीज़ें मांगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे संतोष, धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति होती है। इन बच्चों के भोले भाले चेहरों में मुझे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। जब रोहिणी ने उससे पूछा कि उसने ये सब चीज़ें बेचनी क्यों शुरू की, तो वो भावुक क्यों हो गया? क्योंकि उसे अपना खोया हुआ परिवार, जो अपने बीवी बच्चे वो खो चुका था, उन सब का स्मरण हो आया। उन सबको याद करके वो भावुक हो उठा। अपना अगला प्रश्न है बच्चों, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा?
इसका उत्तर है रोहिणी द्वारा अपनेपन से बातचीत करने के कारण मिठाई वाला अपना दुख व्यक्त कर देता है। रोहिणी ने बहुत ही अपनेपन से उसके साथ बातचीत की और उसके इस प्रकार बातचीत करने पर मिठाई वाला, कोई हमें अपना लगता है तो हम उसके सामने अपने हंसी खुशी दुख की बात सभी शेयर करते हैं ना, तो इसी प्रकार मिठाई वाले ने रोहिणी में कुछ अपनापन दिखा और उसने अपना दुख व्यक्त कर दिया, अपनी बात शेयर कर दी कि उसके बीवी बच्चे ऐसे में ही खो चुका है वो। इस प्रकार अपने बीते दिनों की याद करते ही मिठाई वाला भावुक हो उठा। उसी समय जब वो उन दोनों के बीच में ये बातचीत चल रही थी रोहिणी और मिठाई वाले के, तो उसी समय रोहिणी के बच्चे जो है वो आकर मिठाई मांगने लगे। बच्चों को तो पता नहीं होता ना कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसा माहौल है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो मिठाई मांगने लगे। वह उनको मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है। जब रोहिणी ने उसे पैसे देने चाहा तो उसने कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। उसे पहली बार ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसके प्रति आत्मीयता दिखाई है और उसके दुख को समझने का प्रयास किया है। क्यों नहीं लिए उसने पैसे? क्योंकि उसे कुछ उस परिवार में रोहिणी से जब बातचीत की तो कुछ अपनापन सा लगा और उन बच्चों को देखकर उसे लगा जैसे वो अपने बच्चों के बीच में है। इसलिए उसने, बच्चों ने जब मिठाई उससे ली तो उसके पैसे लेने से इनकार कर दिया। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों इसका, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या ये सही है? इसका उत्तर देखिए। देखो, जब पुराने समय में पूरा परिवार, काफ़ी सारे चाचा ताऊ सब होते थे, बहुत बड़ी फैमिली होती थी, सब इकट्ठी रहती थी, तो उस टाइम बड़े बुजुर्ग के सामने या अपने से बड़े के सामने घर की जो बहू होती थी वो पर्दा किए बिना नहीं जाती थी, खुले मुंह नहीं जाती थी। तो इसमें यही पूछा है कि रोहिणी चिक के पीछे से क्यों बात कर रही थी? क्या आपकी राय में ये सही है? तो इसके उत्तर में देखिए, रोहिणी घर की बड़ी बहू थी। उस जमाने में घर की बहुओं को पर्दे में रहना पड़ता था। ये आगे ना वही बात की, उस जमाने में घर की बहुओं को पर्दे में रहना पड़ता था। उन्हें परिवार तथा गांव व घर के बड़े बुजुर्गों के सामने जाने की इजाजत नहीं थी। इसलिए वह चिक के पीछे से ओट लेकर, चिक की ओट लेकर बात कर रही थी। ठीक है, इसमें आप अपनी राय में अपने विचार प्रकट कर सकते हो। हमारी राय में यह प्रथा पूर्णतया गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं। दोनों में से एक के सहारे समाज नहीं चल सकता, दोनों ही समाज के आधार हैं। दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। अतः हमें पिछड़े इलाकों की महिलाओं के स्तर को भी ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आपको इसमें कोई परेशानी हो तो मुझसे आप व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क